जैसा पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने निरुपाधिक तर्कवाक्यों की चर्चा की थी। ऐसे तर्कवाक्य जो किसी वर्ग की ओर संकेत करते हैं, ये मैंने आपको परिभाषा दी थी निरुपाधिक तर्कवाक्य की और उदाहरण दिया था। ये 4 प्रकार के तर्कवाक्य, निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मानक आकार इनको कहा जाता है, ए, ई, आई और ओ। ये मैंने आपको समझाया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इनको याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा देते समय कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ ए जिसको कहा जा रहा है और हिंदी में उसको यहाँ ए कहा जा रहा है। अब हमको ये समझना है कि ये 4 प्रकार के तर्कवाक्य क्या हैं। तो सबसे पहला जो ए प्रकार का तर्कवाक्य है उसको हम कहेंगे सर्वव्यापी, क्योंकि ये सभी की बात कर रहा है। जैसे कहा जा रहा है सभी मनुष्य, तो यहाँ से ही स्पष्ट है कि ये सर्वव्यापी वाक्य है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, सर्वव्यापी है। और दूसरा क्या है? सर्वव्यापी अफर्मेटिव, विध्यात्मक, विधान कर रहा है, नेगेटिव नहीं है, सर्वव्यापी विध्यात्मक। पहला जो ए स्टेटमेंट है ये तो उसका उदाहरण है, लेकिन इसका प्रकार क्या है? कोई पूछे ए प्रकार का जो तर्कवाक्य होता है वो कैसा तर्कवाक्य होता है, तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि सर्वव्यापी विध्यात्मक तर्कवाक्य ए प्रकार का तर्कवाक्य होता है, जिसको हम हिंदी में आ प्रकार का तर्कवाक्य कहेंगे। दूसरा क्या है? कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो मनुष्यों के वर्ग में जो कुछ भी है, मनुष्यों का पूरा वर्ग, ये कहा जा रहा है कि वो मरणशीलों के वर्ग से बाहर है। इसीलिए ये भी सर्वव्यापी है, क्योंकि यहाँ भी सभी मनुष्यों की बात कही जा रही है, इसलिए ये सर्वव्यापी है, लेकिन ये विध्यात्मक नहीं है। यहाँ पर निषेध किया जा रहा है, सर्वव्यापी निषेधात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक। आपको ये बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की कोई शंका, कोई ये नहीं होना चाहिए कि ई प्रकार का जो तर्कवाक्य है वो सर्वव्यापी निषेधात्मक होता है, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य होता है। तीसरे प्रकार का तर्कवाक्य, कुछ मनुष्य मरणशील है, कुछ मनुष्यों की बात की जा रही है कि मनुष्यों के वर्ग में से, मनुष्यों का जो समूह है उसमें से कुछ वो दूसरे वर्ग में समाहित हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये कैसा हुआ? अंशव्यापी, क्योंकि कुछ की बात कही जा रही है, अंशव्यापी विध्यात्मक। यहां भी किसी गुण का विधान किया जा रहा है, अंशव्यापी विध्यात्मक, आई प्रकार का वाक्य। और चौथा अंशव्यापी, अंशव्यापी निषेधात्मक। ये उदाहरणों से आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं इसको मिटा के आपको जिससे कोई भी उदाहरण, आप इस तरह का कोई भी उदाहरण आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ए प्रकार का वाक्य, तर्कवाक्य जिसको आ कहते हैं, ई प्रकार का जिसको ए कहा जाता है, आई जिसको ई कहा जाता है हिंदी में, और ओ। ये 4 मानक आकार हैं निरुपाधिक तर्कवाक्य के। उदाहरण से पहले मैंने आपको समझाया। अब इसमें ये किस तरह का होता है ये भी बताया, सर्वव्यापी विध्यात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, अंशव्यापी विध्यात्मक,
अंशव्यापी, अंशव्यापी, निषेधात्मक। कोई भी तर्क वाक्य आपके सामने बोला जाए तो आपको तुरंत ये ख्याल आ जाना चाहिए कि इन चारों प्रकारों में से वो किस प्रकार का तर्क वाक्य है। ये बिल्कुल, और जितने ज़्यादा आप अभ्यास करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आता चला जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि ये किस प्रकार का। जैसे मैंने मान लो अभी मैं बोलूँ सभी कवि दार्शनिक होते हैं, सभी कवि दार्शनिक होते हैं, तो सर्वव्यापी विध्यात्मक है, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक प्रकार का तर्क वाक्य है। कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, किस प्रकार का वाक्य है, तो अंशव्यापी विध्यात्मक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें अब निरुपाधिक तर्क वाक्य को समझने के बाद इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है, और जिसमें सबसे पहले हम गुण की बात करें कि इसमें ये जो 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं इनमें 2 प्रकार के गुणों की बात की गई है। एक तो है विध्यात्मक होना, पॉजिटिव होना, और नेगेटिव होना, निषेधात्मक होना। ये 2 ही गुण हैं, या तो किसी गुण का विधान किया जा रहा है या किसी गुण का निषेध किया जा रहा है। तो विध्यात्मक होना और निषेधात्मक होना ये तर्क वाक्य के 2 गुण हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको। दूसरी चीज है परिमाण, क्वांटिटी। ये हुआ क्वालिटी और दूसरा हुआ क्वांटिटी। परिमाण की दृष्टि से बात की जा रही है इन चारों प्रकार के तर्क वाक्यों में। तो परिमाण क्या है, या तो तर्क वाक्य सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। तो 2 प्रकार के परिमाण की बात यहाँ पर की जा रही है, क्वांटिटी की, कि या तो तर्क वाक्य सर्वव्यापी है या अंशव्यापी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बिल्कुल सरल कि निरुपाधिक तर्क वाक्य किसको कहते हैं, आप उसको परिभाषित करेंगे और उसके चारों प्रकारों का उदाहरण सहित आप बताएंगे। और फिर ऐसा सवाल में पूछा जाता है कि गुण और परिमाण की दृष्टि से उनका वर्गीकरण कीजिए। तो आपके लिए आसान है कि ये दोनों सर्वव्यापी परिमाण की दृष्टि से, ये दोनों अंशव्यापी, ये एक जगह आ जाएंगे। दोनों अंशव्यापी हैं और दोनों सर्वव्यापी हैं परिमाण की दृष्टि। गुण की दृष्टि से ये विध्यात्मक है और ये विध्यात्मक है। 2 कथन, 2 तर्क वाक्य विध्यात्मक है और ये ई और ओ निषेधात्मक है। तो ये आपको इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि वाक्य के बोलते ही आप बता सकें कि ए है, ई है, आई है अथवा ओ है। और ये भी आप यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको ये अपने माइंड में स्पष्ट आपके होना चाहिए कि हिंदी में इनको आ, ए, ई और ओ इस तरह से बोला जाता है, और इंग्लिश में ए, ई, आई और ओ बोला जाता है। तो इसको आप कंफ्यूज ना करें, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं और वाक्यों के उदाहरण से तुरंत, बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गुण की दृष्टि से गुण की दृष्टि से अंग्रेजी में मैं लिख देती हूँ ए और आई एक जगह पर रहेंगे क्योंकि ये दोनों ही विध्यात्मक हैं, और ई और ओ एक जगह पर रहेंगे क्योंकि ये दोनों निषेधात्मक हैं गुण की दृष्टि से। परिमाण की दृष्टि से ए और ई दोनों एक जगह पर रहेंगे, परिमाण की दृष्टि से ए और ई दोनों एक जगह पर रहेंगे, और क्योंकि ये दोनों सर्वव्यापी हैं, यूनिवर्सल सेंटेंस है, और आई और ओ ये दोनों एक जगह पर रहेंगे क्योंकि ये दोनों अंशव्यापी हैं। तो इसमें मेरी राय में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है गुण और परिमाण की दृष्टि से वर्गीकरण करना। गुण की दृष्टि से 2 एक जैसे हैं, परिमाण की दृष्टि से भी 2 एक जैसे हैं, और इस तरीके से हम चारों तर्क वाक्यों का वर्गीकरण गुण और परिमाण की दृष्टि से कर सकते हैं। उदाहरण से भी आपको पहले मैंने समझा दिया, उदाहरण देकर के, और भी जितने भी तर्क वाक्य होंगे उन्हीं को इन चारों प्रकारों में हम समाहित कर पाएंगे। इसके अलावा कोई प्रकार तर्क वाक्य का नहीं होता है। अब ये बात तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात जो थोड़ी सी
समझनी थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, वो है हम बात करेंगे इसके बाद तर्क वाक्यों के गुण और परिमाण के बाद हम बात करेंगे व्याप्ति की।